और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आप अपना कमेंट करते रहिए। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में गलत बात, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर, सही है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे क्या रहेगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहां पे पूछा है कि कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अर्थ को सबसे अधिक और सही ढंग से प्रकट कर रहा है। पहला, ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, गलत बात। ये व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, हां है, लेकिन सही ढंग से नहीं है। इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, बाकी से भी तो है, व्यवहारिक से भी तो है, तो ये भी नहीं है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट कर रहा है कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है यह वैज्ञानिक है। क्यों है दोस्तों? पहला देखिए, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, इससे तो प्रकृति वैज्ञानिक नहीं हो सकती। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, यह भी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सही है यह आपका। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों है? क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य है जो नहीं करना चाहिए? देखिए, पहला, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, यह तो करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, यह भी अध्यापक को करना चाहिए। तीसरा, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, यह कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? देखिए, पहला, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना। यहां पे पूछा है शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान। पहला है शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, दूसरा है व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, तीसरा है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, और चौथा है उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। यह है दोस्तों 4 नंबर वाला। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि जो शिक्षा है उसमें जो उचित शिक्षण विधियां हैं उनको अपनाने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? 2 क्वेश्चन आएंगे, ये क्षेत्र वाले 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है, इसमें देखिए मित्रों, प्रायोगिक मनोविज्ञान आता है, व्यक्तिक मनोविज्ञान यह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी प्रायोगिक है, असामान्य है और औद्योगिक है, ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किस दृष्टि से? पहला, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में तो उपयोगी है मित्रों, शिक्षण विधियों के चयन में भी उपयोगी है, छात्रों को अभिप्रेरित करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है किसका है? वुडवर्थ का नहीं, जेम्स ड्रेवर का भी नहीं है, वाटसन का है। किसका है यह कथन? यह कथन है आपके वाटसन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, और वो जो पहले आया था 6 नंबर और ये 9 नंबर दोनों अलग है। देखिए यहां पे औद्योगिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। राजनीतिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। 2 नंबर ऑप्शन। विकृत मनोविज्ञान भी है, असामान्य मनोविज्ञान भी आता है क्षेत्र में, तो 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक, पहला, घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण हकलाने का कारण नहीं है। शब्द भंडार अपर्याप्त होना, यह भी हकलाने का कारण नहीं है। संवेगों का तीव्र प्रवाह, संवेगों का तीव्र प्रवाह है, यह जो हकलाना है उसका मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार रखे? कौन से विचारक के ये विचार है दोस्तों? प्रोबेल के नहीं है, प्रोबेल के नहीं है, पेस्टोलॉजी, सही है, पेस्टोलॉजी के ही ये विचार है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इनमें से मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है दोस्तों? पहला, जॉन डीवी, जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। वॉटसन, हल और स्किनर, ये तीनों के तीनों मनोवैज्ञानिक थे, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीक भाषा में शब्द साइको का अर्थ, ग्रीक के अंदर साइको का अर्थ क्या होता है? मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा? ग्रीक भाषा के अंदर साइको का अर्थ, ग्रीक भाषा में साइको का अर्थ होता है आत्मा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूपी टेट, एच टेट, लगभग सभी भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि आप मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं? चोर से लेकर अधिकारी तक यह कहा था। मैकडूगल ने नहीं, कोलर ने नहीं, वाटसन ने कहा था। सही है 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान, और यह ऐसा क्वेश्चन है मित्रों, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को माना जाता है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? इस प्रकार से अलग अलग भर्तियों में, और लगभग कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो, लगभग सभी में यह क्वेश्चन आ चुका है। क्या है वर्तमान समय में? क्या मस्तिष्क का विज्ञान है? वर्तमान में नहीं, व्यवहार का विज्ञान है। क्या है वर्तमान में? व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? पहला, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझा सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, या शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो बात हो रही है शिक्षक के लिए, और शिक्षक अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, मतलब वो जो शिक्षण कार्य है उसको क्या कर सकता है? अधिक प्रभावी बना सकता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंग्रेजी से नहीं, रूसी से नहीं, ग्रीक से हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन है, आ गया ना, अलग टाइप से मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन? यहां पे दोनों ही है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन भी करता है, 1 नंबर भी मान सकते हो। 2 में दिया गया व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तो वैज्ञानिक अध्ययन मानेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। डिटो का डिटो, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है 2009 के अंदर थर्ड ग्रेड भर्ती, और थर्ड ग्रेड भर्ती 2012 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है। किसमें सहायता करता है दोस्तों? 3 भर्तियों में आया हुआ है। राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान में 3 भर्तियों में आ चुका है ये, हरियाणा के अंदर आया हुआ है, जो मध्य प्रदेश भर्ती है उसके अंदर आया हुआ है ये। अब बात हो रही है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि उसे सहायता करता है उद्देश्य निर्धारित करने में, विद्यार्थी को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में,
विद्यार्थी को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक एक शिक्षक के लिए जरूरी है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी मूल प्रवृत्ति हम काम में ले सकते हैं? आत्मरक्षा नहीं, जिज्ञासा। सही है, किसी भी बच्चे की जिज्ञासा जगाने पर वो बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो कौन सी आती है? कौन सी समस्या जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मिलेगी? शिक्षकों की अनुपस्थिति, यह तो नहीं। शिक्षा के गिरते स्तर, यह भी नहीं। विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, यह भी नहीं है। शैक्षिक पिछड़ापन आपको शिक्षा मनोविज्ञान के हर क्षेत्र में मिलेगी यह समस्या। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अब यहां पे चारों ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे थे कि यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है। एक बार पहले जब भी एग्जाम दो तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लेना, फिर उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए, पाठ योजना पद किस शिक्षाविद ने दिए दोस्तों? पहला ऑप्शन J.F. हर्बर्ट, सही है, हर्बर्ट ने दिया था पाठ योजना के पद। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? औपचारिक कृत्य के अंतर्गत पहला है जुआ खेलना। सही है, जुआ खेलना आपका औपचारिक कृत्य होता है, कार्य होता है। दिवा स्वप्न देखना नहीं है, कक्षा में नींद निकालना यह भी नहीं है, गृह कार्य नहीं करना यह भी औपचारिक कृत्य नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर। जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, छोटे समूह के अंदर समस्याओं पर चर्चा करते हैं और खुद निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? किसकी ओर संकेत करती है मित्रों? ऐसी पैनल परिचर्चा नहीं, निर्मितवाद की ओर ऐसी जो परिचर्चा है वो संकेत करती है। ऑप्शन आपका यहां पे 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? अभी हमने क्या देखा था लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? उसके अंदर छोटे समूह में बच्चे हैं जो समस्याओं पर चर्चा करके निष्कर्ष निकाल रहे थे, और यहां पर भी लघु या छोटे समूह बनाए जाते हैं, समस्या दी जाती है और समाधान बच्चे निकालते हैं। मतलब किस ओर? निर्मितवाद की ओर। निर्मितवाद उपागम है उसकी ओर संकेत कर रहा है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? भोजन एवं पोषण नहीं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। सही है आपका। बाल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण युक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि। विद्यार्थियों के अंदर बात हो रही है सामाजिकता, समाज के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है मित्रों? समस्या समाधान विधि है? नहीं है। प्रायोजना विधि है? क्या है? नहीं। सामाजिकृत अभिव्यक्ति, यहां पर अभिव्यक्ति हो रही है बच्चे की, जबकि प्रायोजना विधि इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑप्शन 2 यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। 3rd ग्रेड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण है, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण, किंडरगार्टन जो विधि है उसके बहुत गुण है, लेकिन महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? निरीक्षण द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, समीपता द्वारा सीखना, या खेल एवं करके सीखना। खेल के द्वारा या करके सीखना, यह है किंडरगार्टन का महत्वपूर्ण गुण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है। शिक्षा के अंदर कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी क्या है? सामान्य शिक्षा,
विषय वस्तु विशेषता, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है कौन सा है? जो आपने अर्जित किया है ज्ञान, उसको आप स्थायी बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसको दोहराइए, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार दोहराइए, मतलब आवर्ती का सिद्धांत। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? फ्रीमेन नहीं, मारिया मोंटेसरी नहीं, फ्रेडरिक फ्रोबेल। सही है, 3 नंबर ऑप्शन फ्रोबेल था आपके किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक। नेक्स्ट है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या कहलाती है? पाठ्यसेगामी क्रिया नहीं, सर्वे सामग्री नहीं, ब्रेल लिपि है दोस्तों। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति ब्रेल लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन प्रणाली का तात्पर्य, बात हो रही है निगमन प्रणाली का क्या तात्पर्य होता है। अब मित्रों यहां पे देखें, निगमन और आगमन ये 2 प्रणालियां हैं। आगमन में हम क्या करते हैं? आगमन में हम करते हैं उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, यानी पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के द्वारा नियम का प्रतिपादन किया जाता है। बात करें निगमन की, तो निगमन के अंदर पहले आपको क्या दिया जाएगा? नियम, और नियम के आधार पर आपको उदाहरण दिया जाएगा। तो मतलब इसमें निगमन प्रणाली में पहले क्या बताया जाता है? नियम, और फिर उसकी व्याख्या की जाती है या उदाहरण बताया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, किस ओर से किस ओर जाते हैं आगमन विधि के अंदर? पहला विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहला ही ऑप्शन सही है आपका। आगमन विधि के अंदर छात्र बालक विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। पाठ योजना का पहला सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, सहायक सामग्री है, जांच कार्य पाठ योजना का अंग नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है, उसके अंतर्गत परिगणित पद कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए यहां पे आपको क्या क्या दिया गया है, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, उद्देश्य है, मूल्यांकन नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहां से हुआ? जर्मनी नहीं, अमेरिका से। कहां से हुआ था? अमेरिका से। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, सूक्ष्म शिक्षण का समय, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार एग्जामों में आता है ये। सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट का होता है। कितना होता है? 5 से 10 मिनट। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के संविधान की विशेषताएं, यह कैसा प्रश्न है? भारत के संविधान की विशेषताएं हैं आपको बतानी है, तो यह प्रश्न कैसा है? कैसा है? ज्ञान परक प्रश्न है ये। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण की वह विधि, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, कहलाती है खोजी के रूप में। खोजी के रूप में प्रयोगशाला, समस्या समाधान, ह्यूरिस्टिक या प्रायोजना। एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर किस विधि में दिया जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है, तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? खुद के अनुभव के आधार पर गणित की समस्या को हल कर रहा है वो, तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है मित्रों? किसकी कर रहा है? अभिवर्ती, ज्ञान, ज्ञानोपयोग या रुचि? ज्ञान का उपयोग कर रहा है। किस उद्देश्य की पूर्ति? ज्ञानोपयोग की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं?
विद्यार्थी जो विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित होंगे? ज्ञान से नहीं, कौशल से संबंधित होंगे प्रश्न। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे। प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन थे मित्रों? थॉर्नडाइक नहीं, किलपेट्रिक थे। कौन थे? किलपेट्रिक। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले किसने किया था? किलपेट्रिक ने। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा।